नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, देखते हैं आज हम लोग अगली टॉपिक देखेंगे क्या हम लोगों को देखना है। तो शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यूपी टेट में जो हमारा सीडीपी का जो दिया गया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो देख रहे हैं शिक्षण में आज हम लोग देखेंगे क्या साथियों, शिक्षण कौशल। जितने भी शिक्षण में दिए गई थी चीजें हम लोगों ने देख लिया। आज हमारा अंतिम रहेगा, इसमें शिक्षण कौशल को देखेंगे। कौन कौन से कौशल होते हैं जो क्या होते हैं, कोई भी चीज जैसे प्रक्रिया होती है, पठन पाठचर्या होती है, उसके लिए आवश्यक होते हैं। इससे क्या होते हैं, परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन से कौशल, क्या क्या चीजें दी गई हैं, एक एक करके उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है कौशल। शिक्षण कौशल जो हमारा होता है उसको देखेंगे कि शिक्षण कौशल होता क्या है। पहले हम लोग जानेंगे शिक्षण कौशल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कहा गया है साथियों, किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए कुछ विशेष प्रयत्न या प्रयास की जरूरत होती है। और शिक्षण तो एक जटिल प्रक्रिया है, इसको समझने के लिए निरंतर अभ्यास का होना आवश्यक है। शिक्षण एक क्या है साथियों, एक जटिल प्रक्रिया है जिसको समझने के लिए क्या होता है साथियों, निरंतर क्या होता है, अभ्यास का होना आवश्यक होता है। और जब अभ्यास क्रम पूरा हो जाता है तब उस अवस्था को कहा जाता है कि उस कार्य के प्रति हमने कुशलता प्राप्त कर ली है। शिक्षण में जब हम कुशलता की बात करते हैं तो उसे शिक्षण कौशल का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये चीजें इसमें बताई गई हैं कि शिक्षण में जब हम कुशलता की बात करते हैं तो उसे ही शिक्षण में, कौशल में कौन सा नाम दिया जाता है, तो उसे ही शिक्षण कौशल का नाम दिया जाता है। मतलब हम क्या होते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब हम कुशल हो जाते हैं अर्थात दक्ष हो जाते हैं तो उसे ही क्या नाम देता है, शिक्षण कौशल नाम दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे क्या चीजें दी गई हैं। शिक्षण कौशल अर्थात शिक्षण कार्य में कुशलता, इसका आशय शिक्षक द्वारा शिक्षण देते समय अपनाए जाने वाले या विविध कार्यकलापों के व्यवहारिक तौर तरीकों के समूह से लगाया जाता है। शिक्षण कौशल कहने का तात्पर्य क्या होता है कि शिक्षण कौशल अर्थात शिक्षण कार्य में कुशलता, इसका आशय है कि शिक्षक द्वारा शिक्षण देते समय अपनाए जाने वाले या विविध क्रियाकलापों के जो व्यवहारिक तौर तरीके होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे शिक्षण कौशल की परिभाषा। शिक्षण कौशल की परिभाषा, पहली परिभाषा एलन गेज की परिभाषा है। इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण कौशल या विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण से प्रयोग कर सकता है। यह शिक्षण क्रम की विविध क्रियाओं से संबंधित होता है। शिक्षक अपनी कक्षा अंतःक्रिया में क्या करता है, निरंतर प्रयोग में उस चीज को क्या करता है, लाता है और कार्यों को करता है। ये किसकी परिभाषा थी, तो एलन गेज की। दूसरी परिभाषा देखेंगे बीके पासी, प्रोफेसर बीके पासी। इन्होंने क्या कहा है शिक्षण कौशल के संदर्भ में, तो इन्होंने कहा है यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का यह स्वरूप होता है जो कक्षा के विशिष्ट अंत प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। और क्या होता है साथियों, छात्रों को सीखने में क्या होता है, सुगमता प्रदान करते हैं। ये किसने कहा, तो प्रोफेसर बीके पासी ने इसमें कही है। किसके परिप्रेक्ष्य में, तो जो हमारा शिक्षण कौशल के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने ये बातें कही है। तो ये क्या होती है साथियों, मुख्य परिभाषा। जो पहली परिभाषा एलन गेज की थी, दूसरी परिभाषा थी प्रोफेसर बीके पासी की। हम लोगों ने क्या क्या परिभाषाओं को एक करके देख लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम कौशल, कुछ महत्वपूर्ण कौशल जो दिए गए हमारे, एक एक करके कौशल का अध्ययन करेंगे, उसमें देखेंगे क्या क्या चीजें आती हैं। पहला कौशल हम लोग देखेंगे क्या हमारा दिया गया, पाठ प्रस्तावना कौशल। क्या है साथियों, पाठ प्रस्तावना कौशल। ये क्या कहता है कि किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण क्या होता है, प्रस्तावना होती है। किसी भी शिक्षण की शुरुआत का जो प्रथम चरण माना जाए तो क्या होता है साथियों, प्रस्तावना को माना जाता है। इसमें कहा गया है प्रस्तावना से आशय भूमिका या विषय वस्तु की सामान्य जानकारी। प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पाठ के बारे में छात्रों क्या करते हैं, जानकारी लेने के लिए प्रश्न करता है। तदनुसार उनके पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ते हुए शिक्षण करता है। इस प्रकार प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात जो हमारा सूत्र होता है उसका अनुसरण किया जाता है। ज्ञात से अज्ञात जो हमारा सूत्र होता है उसका इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। तो प्रश्न ये हमारा क्या कहता है, पाठ प्रस्तावना कौशल कहलाता है। तो अगर हम कोई भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा जो पहला चरण होगा वो क्या होता है, पाठ प्रस्तावना कौशल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें क्या करता है, शिक्षण जो होता है पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान के बारे में उनको जानकारी देता है। और शिक्षण अधिगम प्रस्तावना कौशल का क्या होता है, जो सूत्र प्रयोग होता है वो पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का पालन करता है।
आगे देखते हैं, अगला देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। अगला देखेंगे, दूसरा हमारा दिया उद्देश्य कथन कौशल। दूसरा कौन सा कथन कौशल है साथियों, तो उद्देश्य कथन कौशल। ये हमारा क्या कहता है, शिक्षण क्रमबद्ध प्रक्रिया है। अतएव प्रस्तावना कौशल के बाद शिक्षण का अगला चरण उद्देश्य कथन होता है। प्रस्तावना के बाद क्या होता है साथियों, शिक्षण का अगला जो कौशल होता है वो कौन सा होता है, उद्देश्य होता है। प्रस्तावना प्रश्न के बाद छात्रों में नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है। मतलब प्रस्तावना कौशल के बाद छात्रों में क्या होती है, नवीन जानकारी मतलब जिज्ञासा जागृत होती है, उसके द्वारा अवश्य संतुष्ट करनी चाहिए। उद्देश्य कथन इसी दिशा में क्या होता है, एक सोपान के रूप में कार्य करता है। आगे देखते हैं उद्देश्य कथन में क्या है। प्रस्तावना प्रश्न से स्पष्ट हुआ कि शिक्षक भारत देश जिसे पढ़ाना चाहता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, कथन इस प्रकार होगा, आज हम लोग भारत देश नामक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारा क्या होगा, पाठ प्रश्न जो हमारा होगा उद्देश्य कथन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो क्या होता है साथियों, उद्देश्य कथन के अंतर्गत क्या होता है, पहले प्रस्तावना कौशल आएगा, प्रस्तावना के बाद क्या होगा, उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, क्या क्या चीजें इसमें हम लोग देखेंगे, क्या क्या चीजें समझेंगे। अगला कथन देखते हैं, कौशल हमारा कौन सा है, प्रश्न कौशल है। तीसरा हमारा कौन सा है, प्रश्न कौशल। यह क्या कहता है, शिक्षण कार्य प्रश्नों की श्रृंखला में अग्रसर होता है। जो हमारा शिक्षण कार्य होता है वो प्रश्नों की श्रृंखला में क्या होता है, अग्रसर आगे होता है। पाठ का उत्तरोत्तर विकास शिक्षण में प्रश्नों के द्वारा ही होता है। अतएव प्रश्न पूछने का कौशल शिक्षक में होना जरूरी है। अगर एक शिक्षक है तो उसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों से क्या करे, अगर कोई भी चीजें वो बता रहा है, समझा रहा है, उससे रिलेटेड क्या करे, प्रश्न को पूछे बच्चों से। देखते हैं प्रश्न कौशल के घटक कौन कौन से होते हैं। बात करते हैं प्रश्न कौशल के घटक। घटक के अंतर्गत क्या आते हैं, पहले क्या निर्धारित किया था, प्रश्न करने की प्रक्रिया। पहले क्या होती है, प्रश्न करने की प्रक्रिया, किस प्रकार से उसकी क्रिया प्रक्रिया होगी उसको देखा जाता है। फिर क्या होता है साथियों, प्रश्नों की बनावट। प्रश्नों की बनावट को ध्यान में रखकर ही क्या होता है, बच्चे को प्रश्न पूछा जाता है, किस प्रकार से उसकी बनावट है। फिर प्रश्नों की पुनरावृत्ति, प्रश्न जो होते हैं वो पूर्व ज्ञान पे, जो हमारा जो पूर्व ज्ञान होता है उस पर आधारित होने चाहिए। फिर एक परिणाम, जो प्रश्न का एक परिणाम होना चाहिए कि वो सार्थक और सुदृढ़ होना चाहिए। ऐसे प्रश्न क्या होना चाहिए, बच्चों से ज्यादा पूछे जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला कौशल हमारा देखेंगे व्याख्या कौशल। अगला कौशल हमारा क्या है साथियों, व्याख्या कौशल। यह कौशल हमारा क्या कहता है कि पाठ शिक्षण में पूछे गए प्रश्नों का समाधान या स्पष्टीकरण में सबसे सहायक कौशल कौन सा होता है साथियों, यही हमारा व्याख्यान कौशल होता है। इस कौशल के प्रयोग में शिक्षक विविध प्रकरणों तथ्यों को समझाने के लिए सरल से सरल विचार उदाहरण के द्वारा न कि तार्किक रूप से विषय वस्तु का प्रकटन करता है। व्याख्यान विधि से क्या होता है, शिक्षक क्या करता है, बच्चों के सामने किसी भी जो टॉपिक होती है, जो पाठ्यक्रम होता है, उसको लेकर उस पर क्या करता है, मतलब विविध तरीके से क्या करता है, उसको व्याख्या करता है, उसका वर्णन करता है। इस कौशल की सफलता इस बात में निहित है कि शिक्षक पाठ का संपूर्ण व गहन ज्ञान रखता हो। मतलब इसमें अगर कोई भी शिक्षक क्या कर रहा है, अगर कोई चीजें बच्चों को बता रहा है, उसमें क्या कर रहा है कि कौशल की सफलता यही कहती है साथियों कि जो चीजें वो व्याख्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसमें क्या हो, दक्ष हो, पूर्णतः क्या हो, वो चीजें वो उसको संपूर्ण और गहन रूप से उसका क्या हो, वो ज्ञान हो। ठीक है, ये हमारा व्याख्यान कौशल कहता है। अगला कौशल देखते हैं, अगला देखेंगे व्याख्यान कौशल घटक देखेंगे। व्याख्यान घटक, पहला कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए, मतलब जो कथन होने चाहिए वो क्या करना, एक सिक्वल से होने चाहिए। फिर भाषा में धारा प्रवाह, जो चीजें जो भाषा रूप में जो भी पूछी जाती हैं उसके धारा प्रवाह, मतलब बच्चों को क्या होनी चाहिए, समझने के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आगे दिया है प्रारंभिक कथनों का प्रयोग, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, जो प्रारंभिक कथन हमारे दिए जाते हैं उनके द्वारा ही पहले सर्वप्रथम उनको बताना चाहिए। फिर दिया है स्पष्ट निष्कर्ष वाले कथनों का प्रयोग। अगला दिया छात्र सहभागिता। अगर कोई भी चीज होती है व्याख्यान को समझ तो छात्र सहभागिता जरूरी होती है, क्योंकि छात्र सहभागिता के द्वारा क्या होता है कि प्रत्येक बच्चों को इसके द्वारा व्याख्या करके उनको कोई भी चीजें समझाई जा सकती है, बताई जा सकती हैं। आगे है बीच बीच में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। मतलब क्या करें, अगर हम व्याख्या विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो बीच बीच में क्या करें, प्रश्नोत्तर विधि का। अगर हम कोई टॉपिक पे व्याख्या कर रहे हैं, बात बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, तो बीच बीच में उस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज हम बताए जा रहे हैं प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से बच्चों से बीच बीच में प्रश्न भी करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हमारा क्या है। अगला दिया दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल क्या कहता है, व्याख्या कौशल की एक प्रमुख विधि है। दृष्टांत कौशल क्या है, व्याख्या कौशल की एक प्रमुख विधि है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
इस दक्षता को ही दृष्टांत कौशल कहा जाता है। मतलब क्या होता है साथियों, उदाहरण के द्वारा अगर किसी भी टॉपिक को हम स्पष्ट कर रहे हैं, वही हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो दृष्टांत कौशल के अंतर्गत आता है। इस कौशल के प्रयोग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, आगमन विधि का, इस कौशल के प्रयोग में हम लोग क्या करते हैं, आगमन विधि का संयोजन किया था। मतलब आगमन विधि का प्रयोग करते हैं, अर्थात उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। आगे दिया लेंडर महोदय एक मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, वचन है, उदाहरणों में न केवल स्पष्ट करने की क्षमता होती है बल्कि यह ज्ञान के स्थायित्व प्रदान करने में भी क्या होते हैं, मददगार होते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी चीज़ आप सिखा रहे हैं, उसको मान लीजिए किसी भी चीज़ों के बारे में उसको बता रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अगर उदाहरण के माध्यम से उसको बताया जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, कोई भी चीज़ आसानी से उसको समझेगा। ठीक है, इसके बाद तर्क वितर्क चिंतन जो भी रहेगा अपना वो करेगा, और किसी भी चीज़ को अगर बताएंगे तो उसको कोई भी चीज़ें उसको समझने में कठिनाई महसूस नहीं करेगा। अगर हम किस चीज़ के द्वारा बता रहे हैं, तो उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा दिया आगे, फिर दृष्टांत कौशल के द्वारा शिक्षण बोधगम्य व सरल बनाने के लिए कुछ बातों का होना जरूरी है। जैसे क्या दिया, पहला दृष्टांत दिया साथियों, दृष्टांत सरल व स्पष्ट हो। जो उदाहरण हो क्या हो साथियों, सरल और स्पष्ट हो। पाठ्य वस्तु से संबंध, जो भी चीजें अगर बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो क्या हो साथियों, पाठ्य वस्तु से क्या हो, उसके संबंधित हो। अगला है रुचिपूर्ण हो। भाई जाहिर सी बात है, बच्चा तभी कोई चीज़ सीखने में उसका मन लगे जब क्या होगी, पाठ्य योजना जो उसकी पाठचर्या होगी क्या रुचिपूर्ण होगी। और छात्र के स्तरानुकूल, मतलब छात्र के क्या हो, स्तर के अनुकूल हो। ऐसी पाठचर्या का प्रयोग करना, ऐसे उदाहरणों को प्रस्तुत करना जो बच्चों के पाठचर्या के क्या हो, अनुकूल हो। आगे दिया है पाठ विकास में सहायक हो। जो भी चीज़ें अगर बच्चा पढ़ रहा है, उसको समझ रहा है, तो जो भी पाठ को क्लियर कर रहा है, जो भी टॉपिक को क्लियर कर रहा है, उसमें क्या उसके विकास, जो भी चीज़ें बताई जा रही हो, उस तथ्य को क्या करें, उसमें सहायक होना जरूरी होता है और होना भी चाहिए। अगला देखते हैं हम लोग, अगला दिया छात्र सहभागिता कौशल। अगला कौशल हमारा क्या है साथियों, छात्र सहभागिता कौशल। यह कौशल क्या कहता है, इसको देखते हैं कि उदाहरण कौशल छात्र सक्रियता एवं सहभागिता, उदाहरण कौशल छात्र सक्रियता एवं सहभागिता को प्रेरित करता है। शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में अग्रसर होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र सहभागिता जरूरी होती है। मतलब बात करें साथियों कि क्या होता है, शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या होता है, अगर बाल केंद्रित शिक्षण की बात करते हैं हम लोग, तो जो छात्र सहभागिता, बच्चे क्या होते हैं, इसमें छात्र अगर कोई भी अपने साथियों के साथ सहभागिता के साथ ग्रुप में साथ सीखेगा तो क्या करेगा, आसानी से कोई चीज सीखता है। अगला दिया है, इस कौशल का मुख्य लक्ष्य छात्रों के सहयोग प्रक्रिया से पाठ का क्रमशः विकास करना। जितना छात्र भाग लेंगे, शिक्षण उतना ही रुचिकर व अनुशासित होगा। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जब ग्रुप में भाग लेंगे, कोई भी चीज़ साथ, मतलब छात्र अपने सहभागी के साथ सीखेंगे, तो उतना ही क्या होगा, कोई उनकी सीखने में रुचि क्या होगी, बनी रहेगी, और क्या होगा, अनुशासित होंगे। आगे बढ़ते देखते हैं, अगला हमारा कौशल है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या कहता है कि छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए शिक्षक कई तौर तरीकों का प्रयोग करता है, जैसे हाव भाव, शरीर संचालन, स्वर में उतार चढ़ाव, मौन अभिव्यक्ति, भाव अभिव्यक्ति, ये सब चीजों क्या करता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में एक शिक्षक क्या करता है, अगर बच्चों को बता रहा है, पढ़ा रहा है, तो उस चीज को क्या करता है, वो ध्यान में रखता है। अगला दिया है उद्दीपन कौशल का महत्व। एलसी सिंह ने क्या कहा इसके विषय में, एलसी सिंह के मत में उद्दीपन परिवर्तन कौशल विद्यार्थियों की प्रगति और रुचि को अधिकतम बढ़ाने, उनका ध्यान बनाए रखने और निश्चित करने के लिए वातावरण में उद्दीपन परिवर्तन द्वारा छात्रों के ध्यान केंद्रीकरण और आकर्षित करने के लिए क्या होता है, प्रयोग में लाया जाता है। ये कहने का तात्पर्य किसका है, तो एलके सिंह, जो हमारे एलसी सिंह है, इन्होंने ये बातें कही है किसके परिप्रेक्ष्य में, तो उद्दीपन परिवर्तन जो हमारा कौशल है उसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने ये बातें कही है। और ये इन्होंने ये बातें बताया है कि बच्चों को क्या करें कि वातावरण में उद्दीपन परिवर्तन कौशल, छात्र में ध्यान केंद्रित, अर्थात बच्चों को ध्यान में रखकर कोई चीज बताया जाएगा तो क्या होगा, अधिक से अधिक बच्चे उसमें रुचि लेंगे और सीखेंगे। आगे दिया हमारा, अगला दिया पुनर्बलन कौशल। अगला हमारा साथियों पुनर्बलन कौशल क्या कहता है, उद्दीपन कौशल की गुणवत्ता पुनर्बलन में निहित होती है। आगे दिया पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसे उद्दीपनों से है जिनके प्रस्तुतिकरण या हटाने से क्रिया अनुक्रिया के होने की संभावना अधिक हो जाती है।
तो कहा गया है पुनर्बलन कौशल के बारे में। तो पुनर्बलन कौशल की गुणवत्ता क्या होती है? पुनर्बलन में निहित होती है। पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसे उद्दीपनों से जिनके प्रस्तुतिकरण से या हटाने से क्रिया जो होती है अनुक्रिया के होने की संभावना क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। स्किनर ने क्या कहा इसके परिप्रेक्ष्य में? स्किनर के मत में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, उत्तर को स्वीकार करना या सिर हिलाने मात्र से ही बालक का पुनर्बलन होता है। वास्तव में पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रक्रिया के फौरन बाद किसी उद्दीपन को प्रस्तुत करने पर प्राणी क्या करे? अपनी प्रतिक्रिया शक्ति को क्या करे? बढ़ा दे। ये किसने कहा है? तो ये स्किनर ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगला कौशल देखेंगे। दिया है पुनर्बलन प्रकार। इसमें समझते हैं हम लोग पुनर्बलन को देखा, पुनर्बलन प्रकार को भी देखते हैं। तो एक दिया पहला होता है धनात्मक, जिसमें क्या होता है? पुरस्कार, प्रशंसा, शाबाशी इत्यादि आती हैं। ये कैसा पुनर्बलन होता है? तो धनात्मक। दूसरा पुनर्बलन दिया हमारा ऋणात्मक, इसमें डांट, फटकार इत्यादि चीजें क्या होती हैं? शामिल होती हैं। फिर आगे दिया है कि पुनर्बलन का सकारात्मक प्रयोग छात्रों के वांछित व्यवहार को प्रबल रूप से बढ़ाने के लिए किया जाता है और ऋणात्मक पुनर्बलन द्वारा अवांछित व्यवहारों को पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास किया जाता है। यही धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन हमारा कहता है। पुनर्बलन में सकारात्मक क्या होता है? छात्रों को वांछित व्यवहार को प्रबल बढ़ाने के लिए किया जाता है और ऋणात्मक क्या होता है? जो अवांछित व्यवहार है उनको रोकने का प्रयास किया जाता है। आगे दिया पुनर्बलन के मुख्य घटक। पुनर्बलन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? पहला दिया है प्रोत्साहन देने वाले कथनों का प्रयोग करना। बच्चों के सामने प्रोत्साहन जो चीजें दे रहे हैं ऐसे कथनों का प्रयोग करना। छात्र प्रतिक्रिया का आदर, मतलब जो छात्र जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं उसको भी ध्यान में रखकर चलना होगा। आगे दिया है हाव भाव व अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग। बच्चे का हाव भाव क्या है इसको भी ध्यान में रखकर बच्चे को लेके चलना। उनको कोई भी चीजें बता रहे हैं, किस प्रकार से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखकर चलना है। अगला दिया है नकारात्मक शाब्दिक संकेतों का प्रयोग। जो शब्द नकारात्मक उनको भी ध्यान कर रखकर चलना है। क्या चीजें बच्चों के लिए सही है, क्या गलत है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आगे दिया है नकारात्मक अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग, वो भी चीजें देखना चाहिए। फिर छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना। बच्चे का जो भी सही उत्तर अगर बच्चा बता रहा है तो उसको क्या करें? श्यामपट्ट पर लिखकर उसको बताएं, इत्यादि चीजों के बारे में समझाएं। आगे दिया है श्यामपट्ट लेखन कौशल। श्यामपट्ट लेखन कौशल अगला हमारा कौन सा कौशल है? श्यामपट्ट लेखन कौशल। यह क्या कहता है? पुनर्बलन कौशल को छात्रों तक संप्रेषित करने का एक माध्यम श्यामपट्ट भी है। अतीत काल से इसका प्रयोग किया जा रहा है, शिक्षण में किया जाता है, इसलिए इसे अध्यापक क्या कहते हैं? सच्चा मित्र के नाम से जाना जाता है। किसको? श्यामपट्ट कौशल को। प्रत्येक शिक्षक के लिए यह अनिवार्य है कि उसे श्यामपट्ट में दक्षता हो। श्यामपट्ट प्रयोग से शिक्षण, श्रवण इंद्रिय और नेत्र इंद्रिय दोनों में सक्रियता रहती है, जिससे विषय वस्तु की बोधगम्यता बढ़ती जाती है। शिक्षण का विकासात्मक कौशल भी इसे ही कहते हैं। श्यामपट्ट कौशल को शिक्षण का विकासात्मक कौशल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इसका क्या होती है? अधिगम में जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सबसे अधिक श्यामपट्ट लेखन कौशल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे श्यामपट्ट जो हमारा कौशल है उसका महत्व क्या होता है। दिया है प्रारंभिक सूचना देने में सहायक होते हैं। अगला दिया है विषय की व्याख्या व विश्लेषण में सहायक होते हैं। फिर कह रहा है चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र बनाकर बच्चों को समझाया जा सकता है। श्यामपट्ट पे बच्चों को कोई भी चीजें चित्रों के माध्यम से भी बताया जाता है। समूह शिक्षण में भी हमारा जो श्यामपट्ट होता है उपयोगी होता है। छात्रों में लेखन योग्यता का विकास इसके द्वारा किया जा सकता है। श्यामपट्ट लेखन कौशल के द्वारा छात्रों में क्या होता है? लेखन कौशल का विकास, योग्यता का विकास किया जाता है। अगला देखते हैं हमारा दिया है पुनरावृत्ति कौशल। अगला हमारा कौन सा कौशल है? तो पुनरावृत्ति कौशल। यह क्या कहता है कि शिक्षण कार्य कितना सफल रहा है इसका अभ्यास प्रश्नों के द्वारा ही किया जाता है। इसे ही पुनरावृत्ति कौशल कहा जाता है। कि कहते साथियों शिक्षण का कार्य कितना सफल रहा है अभ्यास प्रश्नों द्वारा क्या होता है? किया जाता है। साथ ही पुनरावृत्ति कौशल इसे ही कहा जाता है। इस कौशल के प्रयोग में पढ़ाए गए पाठों, प्रसंगों तथा तथ्यों को दोहराया जाता है, जिससे अधिगम अस्थायी होने के साथ साथ त्रुटि रहित भी होता है। पुनरावृत्ति की मात्रा जितनी ज्यादा होगी शिक्षण प्रक्रिया में उतनी क्या होगी? गत्यात्मकता बढ़ेगी और जो छात्र होंगे वो समस्याओं का समाधान भी आसानी से
हो जाएगा। मतलब क्या होता है, कोई भी पार्ट अगर पढ़ा रहे हो तो उसकी पुनरावृत्ति करना जरूरी है। पुनरावृत्ति कौशल को अस्थायीकरण कौशल के नाम से भी जाना जाता है। जो पुनरावृत्ति कौशल होता है हमारा, इसको अस्थायीकरण कौशल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा क्या है, पुनरावृत्ति कौशल। पुनरावृत्ति क्या होता है, पुनः आवृत्ति। मतलब जो चीजें बता रहे हैं उसके बारे में एक बार क्या करें, पाठों को पूरे सारांश को एक बार समझें, उसको बताएं। ठीक है, तो ये थे साथियों आज के हमारे टॉपिक थी शिक्षण कौशल। हम लोगों ने क्या देखा, शिक्षण कौशल को देख लिया, जितने भी कौशल दिए गए थे उनके महत्व को देखा, उनका प्रयोग देखा, और जो परिभाषाएं दी गई थी हम लोगों ने एक एक करके सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया। तो साथियों आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और सबसे महत्वपूर्ण सूचना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।